नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो कि हम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखा गया है। हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे यूट्यूब पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाने के लिए, थॉरली वीडियो लाने के लिए। और उससे भी पहले आप सभी को बताएं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making। क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमेटियाँ बनाई जिसमें कि सबको अलग अलग टास्क दिया गया संविधान बनाने के लिए। आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमेटीज़ एंड द अदर्स वर माइनर कमेटीज़, जिसमें से 8 बड़ी समितियाँ बनाई गई और कुछ छोटी समितियाँ बनाई गई, कमेटी बनाई गई। द नेम्स ऑफ दीज कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। तो उसका नाम सभी चीज़ दिया गया है। मेजर कमेटी क्या है, बड़ी कमेटी में कौन कौन से कमेटी थे? यूनियन पावर्स कमेटी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो भी जवाहरलाल नेहरू के पास था। तीसरा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो जो राज्यों के संविधान के रिगार्डिंग बातचीत डिस्कशन करना था कमेटी, वो सरदार पटेल जी के पास था। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पास था। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। दिस कमेटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमेटी। तो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया को लेकर सरदार पटेल हेड कर रहे थे। उसके अंदर भी छोटी कमेटियाँ 5 बनाई गई थी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी के पास था। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी जी के पास था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलाई जी के पास था। एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी AB ठक्कर के पास था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, ठीक है। छठवां क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। स्टेट्स कमेटी, कमेटी ऑफ नेगोशिएशन विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू के पास था। आठवां क्या है, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो एक बार एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग B.R. अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एक्सक्लूडेड एरियाज, फंडामेंटल राइट्स JB कृपलानी, माइनॉरिटी SC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गोपीनाथ बारदोलाई, एक्सक्लूडेड एरियाज AB ठक्कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया सब कमेटी 8A में लिखा है, उन बाद में पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी में कौन था? जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। माइनर कमेटी क्या है? माइनर कमेटी में छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी, जिसमें फाइनेंस स्टाफ का राजेंद्र प्रसाद के पास, क्रेडेंशियल का अल्लादी कृष्णा और स्वामी अय्यर के पास, हाउस कमेटी के पास B. पताबी सीतामरिया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी जी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। छठवां क्या है, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली JV मावलांकर। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट वरादाचारी, नॉट एन असेंबली मेंबर नहीं थे वो। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस B. पताबी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार, नॉट एन असेंबली मेंबर। फाइनेंशियल प्रोविजंस पे कमेटी पे एक्सपर्ट कौन थे? नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविज़न कमेटी SK दर। स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S. वरादाचारी। ठीक है, एक एक करके फिर से थॉरली देखते हैं। माइनर कमेटी में फाइनेंस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल अलादी कृष्ण स्वामी, हाउस सीतारमैया, बिजनेस मुंशी, एडहॉक कमेटी नेशनल राजेंद्र प्रसाद, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौलांकर, सुप्रीम कोर्ट S. वरादाचारी, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस पताबी सीतारमैया, फाइनेंशियल प्रोविजंस नलिनी रंजन सोन सरकार, लिंग्विस्टिक SK दर, एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रेस उषा, एडहॉक वरादाचारी। ड्राफ्टिंग कमेटी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पढ़ते हैं। अमंग ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज अ ड्राफ्टिंग कमेटी। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमेटीज़ थी, मेजर और माइनर कमेटीज़ में,
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि 29 अगस्त 1947 में बनाया गया। इट वाज दिस कमेटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। तो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। और इसका कार्य क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा रखना, ड्राफ्ट करना, उसे बनाना। ठीक है, इसमें 7 लोग मेंबर थे। ठीक है, कितने लोग थे? 7 लोग। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। दूसरा है एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधव राव। ई रिप्लेस बी एल मित्तर, रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। एन माधव राव थे, लेकिन उनकी जगह पे बी एल मित्तर आ गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई। टी टी कृष्णमाचारी, ही रिप्लेस डी पी खेतान, हु डाइड इन 1948। टी टी कृष्णमाचारी थे लेकिन वो डेथ कर गए, तो उनकी जगह पे डी पी खेतान आए। द ड्राफ्टिंग कमेटी, after taking into consideration the proposals of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948। तो हमारा 29 अगस्त 1947 को क्या बना? कमेटी सेटअप हुआ। और पहला ड्राफ्ट कब प्रिपेयर हुआ? फरवरी 1948 में। सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए पहला ड्राफ्ट 1948 में बना। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। जो भारतीय लोग थे उनको 8 महीने दिए गए, जिसके बेसिस पे सरकार के साथ, सरकार के लोगों के साथ और आम नागरिकों के साथ चर्चाएं हुई, डिस्कशंस हुए, जिसके बेसिस पे और बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, तब जाके वो पहला वो ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, criticisms and suggestions, the drafting committee prepared a second draft which was published in October 1948। तो 19 अगस्त 1947 को पहला गठन होता है, फिर सितंबर में उसका पहला ड्राफ्ट बनता है, फिर उसी 1948 में फिर दूसरा ड्राफ्ट 1948 में बनता है अक्टूबर में। ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। इन ऑल इट्स सैट ओनली फॉर 141 डेज। तो क्या बोला? ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने सिर्फ 6 महीने लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, और वो भी 141 दिन लगे उसको ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इनैक्ट हुआ? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948, फर्स्ट रीडिंग। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब किया? 4 नवंबर 1948 को किया। द असेंबली हैड अ ग्रेट जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days। 5 दिनों के लिए उस पर डिस्कशन हुआ, तो वो फर्स्ट रीडिंग कहलाया। सेकेंड रीडिंग, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर 1948 एंड एंडेड ऑन 17 अक्टूबर 1949। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी एज 7,653 अमेंडमेंट वर प्रपोज्ड एंड 22,473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। तो जो सेकेंड रीडिंग था, जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जिसमें 7,653 अमेंडमेंट की बातें कही गई थी, लेकिन उसमें 2,473 अमेंडमेंट को डिस्कशन कर पाए। तीसरा रीडिंग क्या था ड्राफ्ट में, जो कि 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उस मोशन को मूव किया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। तो थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव द मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। तो क्या बोला गया कि 14 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बने थे उसको पास कर दिया गया असेंबली के द्वारा। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया, जो बनाया गया था, जिसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हुए थे, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट की बात की गई, कुछ अमेंडमेंट में डिस्कशन भी हुआ, सारी चीज़ों को लेखा जोखा करके अब पारित कर दिया गया। एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने भी लोग थे, जो प्रेसिडेंट थे, चाहे मेंबर्स थे, उन सभी के सिग्नेचर्स हुए। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, 299 जो असेंबली में मेंबर थे, उसमें से 284 प्रेजेंट थे, और उस दिन पे 284 लोगों ने सिग्नेचर किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसको पारित किया जाए। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल एज द डेट on which the people of India and the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this Constitution। क्या बोला गया है कि जो आपका जो 26 नवंबर
1949 है, वही डेट प्रियम्बल में भी दिया गया है। उस समय टोटल 299 लोग थे, जिसमें से उस दिन जिस दिन संविधान पारित हुआ 284 लोग उपस्थित थे। और उसी दिन भारतीय लोगों ने अपने आप को संविधान को एक्सेप्ट किया और संविधान को उसको पारित भी किया और अपने आप को संविधान को सौंप दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules। जब कॉन्स्टिट्यूशन नया बना उस समय की बात, जब 26 नवंबर को ड्राफ्ट वगैरह फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ख़त्म हुआ, डिस्कशंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए, सभी चीज़ों पर डिस्कस हुआ, जब बना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बना, जिसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स। द प्रियम्बल वर इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड। ठीक है, तो जब पूरी की पूरी संविधान बन गई उसके बाद प्रियम्बल बना। Dr. B.R. Ambedkar, the then law minister, piloted a draft constitution of assembly. He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He was known for his logical, forceful, persuasive argument on the floor of the assembly। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो समय के कानून मंत्री थे, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को शुरुआत किया। वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे, बहुत ही कह सकते हैं प्रखर प्रवक्ता थे। अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने वो प्रेजेंट करते थे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आप सभी को इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट्स समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट में कर ज़रूर बताएं, उस टॉपिक को दोबारा से लाने की कोशिश की जाएगी और हम सभी मिलकर थॉरोली इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी शॉर्टकट या कोई भी नोट्स नहीं है, क्योंकि आप जब तक किसी भी चीज़ से थॉरोली नहीं जाते हो तब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।